हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सोशल विद सविता चैनल पर आप सभी के स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों चलो हम शुरू करते हैं। हमारा जो ये क्लास 9th है, सामाजिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस के क्लास 9th है, चैप्टर 2 है। चैप्टर के नाम है संविधान निर्माण। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है। यदि आपने नहीं किया है तो जा कर के हमारे प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। और ये जो न्यू एनसीईआरटी बुक 25-26 सेशन के अनुसार है। हम कुछ अभ्यास प्रश्न पहले करेंगे, उसके बाद हम कुछ पहले महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कहता है। देखिए, कुछ नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं। हर एक में की गई गलतियां पहचानो और इस अध्याय के आधार पर उसे ठीक करके लिखिए। मतलब इसमें से देखिए कि कोई वाक्य गलत है तो उसको पहचान कीजिए कौन सा वाक्य गलत है, फिर उसको सही करके कैसे लिखेंगे वो भी करना है। तो क्या देखिए, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। अब इसका आंसर हम देख सकते हैं नीचे का कि ये गलत है। यहाँ से हो या ना, ये गलत है कि होना है। इस विषय पर स्वतंत्रता अपनी दिमाग खुला रखा। अब इसको सही करके तो सही वाक्य है, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो और इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा। उसी तरह से हम खा देख सकते हैं। भारतीय संविधान सभा के सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। अब यहाँ पर भी ये जो सहमत थे, ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, तो अब सही करके कहाँ लिखेंगे कि भारतीय संविधान में सभी सदस्य संविधान में कही गई हर बात पर क्या थे, सहमत नहीं थे। तो ये देखिए हमारा जो प्रश्न है ख है और एक ख के उत्तर है। अब ग देखिए, जिन देशों में संविधान है वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। बिल्कुल भी नहीं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी। ये वाक्य गलत है। अब सही करके कैसे लिखेंगे कि जिन देशों में, देखिए यहाँ कि जिन देशों में संविधान है वहाँ जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। अब इसी तरह से हम घ देखते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसे बदलाव नहीं किया जा सकता। ये भी देखिए हमारा घ है, तो यहाँ भी गलती है, नहीं यहाँ पर गलत है क्योंकि किया जा सकता है। तो सही देखिए, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसके लिए बदलाव किया जा सकता है, उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। आप सेकंड देखिए, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो हम देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देश का स्त्री और पुरुषों का, और गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत संख्याओं का। मतलब वहाँ पे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में गोरे, काले, श्वेत, अश्वेत की ज़्यादा भेदभाव चल रही थी। और घ है रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यकों के, मतलब गोरे व्यक्ति और काले, इसलिए श्वेत और अश्वेत वहाँ कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा घ कि रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अश्वेत संख्याओं का। इस तरह से हम थर्ड देखेंगे। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है। 4 ऑप्शन देखिए, क, ख, ग, घ। इसमें नहीं कौन सा है, ख है शासन का प्रमुख नाम। अब इसी तरह से हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, संविधान निर्माण के इन नेताओं का उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के मेल कीजिए। मतलब इसमें से एक तरफ क, ख, ग, घ दिया है, एक तरफ 1 2 3 4, और इनमें से क्या करना है, मैचिंग करना है। तो मोतीलाल नेहरू जो थे, ये फोर्थ से हो कि 1928 में भारत का संविधान बनाया। और इसमें सेकंड देखिए कि BR अम्बेडकर, तो ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू संविधान सभा के सदस्य थे। इस तरह से आप यहाँ आंसर भी देख सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा 5 क्या कहता है। जवाहरलाल नेहरू ने नियति
के साथ साक्षरता वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, क्या है, गए। क्या है, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य आने और आराम करने का नहीं है। और खा देखिए कि नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं। और ये देखिए गया है कि ये संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। और गया हमारी पीढ़ी से सबसे महान व्यक्ति का कामना हर आंखों में आंसू पोंछने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे हैं। अब देखिए हम क्या आंसर देखिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि भारत के लोग देश के आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करें। और क्या है कि नए भारत को विश्व में अपने आप को स्थापित करना था। नए भारत के सपने देश की ऊंचाइयों पर ले जाए। और इसी तरह से हमारा गया है, थोड़ा सा मैं ऊपर और करती हूँ, आप देख सकते हैं। यह है कि जवाहरलाल नेहरू संविधान निर्माताओं से यह शपथ चाहते थे कि वे भारत का सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करें। और एक क्या है कि इस कथन में महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन भी हो गया और आपका आंसर भी हो गया। अब हम 6th प्रश्न इसी तरह से देखते हैं। हमारे संविधान को दिशा देने वाले या कुछ मूल्य, उनके अर्थ हैं, उनके आपस में मिलान कर दोबारा लिखिए। तो देखिए यहाँ पे कैक है, यहाँ कै है, खै गै घै है, 1 2 3 4 ऐसे, तो एक दूसरे से मिलान करना है। तो इसलिए हम आंसर देखते हैं। तो ये देखिए हमारा मैचिंग है। का संप्रभुता शासन प्रमुख का एक चुनाव हुआ व्यक्ति, और गणतंत्र मतलब शासन का प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए। और गणतंत्र फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। और बंधुता लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। और धर्मनिरपेक्ष सरकार किसी धर्म को निर्देश के अनुसार काम नहीं करेगी, मतलब किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। अब हमारा इस तरह से 7th क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये देखिए क्या दिया हुआ है। कुछ दिन पहले नेपाल में आपके मित्र ने वहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा। वहां अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थी। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा किए गए मौजूदा संविधान में संशोधन कर चुने प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिया जा सके। अन्य पार्टियां न्याय गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा का गठन करने की मांग कर रही थी। इस विषय पर आपकी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। मतलब कि वहाँ के संविधान के बारे में और अपने मित्र के जैसे आप पत्र लिखते हैं उस तरह से। तो ये देखिए आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने। प्रिय मित्र, आपका पत्र मिला, यहाँ मैं कुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। पत्र में अपने नेपाल की राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखा था। इस संबंध में मेरा कहना है कि यहाँ नेपाल की राजनीति में अच्छा कदम है। नेपाल को गणतंत्र संविधान का निर्माण करना चाहिए। आशा है कि जल्द ही आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हो जाएगी। नमस्कार, आपका मित्र राम बाबू लाल। मतलब आप कुछ भी अपना नाम लिखिए, कोई भी नाम लिखिए, या कोई नॉर्मल पे भी आप लिख सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र के स्वरूप के विकास के प्रमुख क्रम के बारे में अलग अलग विचार इस प्रकार है। आप इनमें से हर कथन को भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। तब चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर। अभी पहले इसी में ही, ये देखिए इसी में ही कै गया। तो क्या देखते हैं, अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बने प्रांतीय असेंबली के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के काम करने की प्रतिष्ठा पाया। तो इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में के लिए यह महत्वपूर्ण कारण माना जाएगा। यही सही है कि हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबली के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। अब देखिए कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। तो इस आंसर देखिए, इस कथन में भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है क्योंकि हमारे नेताओं ने शोषण के विरुद्ध किया था और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शोषण का विरुद्ध
आवश्यक है। अब इस तरह ग देखिए कि हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में है। अनेक स्वतंत्र राष्ट्रों के लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं का महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। तो यहाँ आंसर देख सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रवादी नेताओं लोकतंत्र की स्थापना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे नेताओं की लोकतंत्र में आस्था थी, इसलिए स्वतंत्रता के बाद देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं और आंसर भी नीचे देख सकते हैं। अब हम 9 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा। 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक में निम्नलिखित अंशों को पढ़ें। ईश्वर ने औरत जाति के शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से ज़्यादा नाजुक बनाया है। उन्होंने आत्मरक्षा के लिए भी योग्य नहीं बनाया है, इसलिए ईश्वर ने ही उन्हें जीवन भर पुरुषों को संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है, कभी पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात के अनुग्रहित होना चाहिए कि वह अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सके। इस वाक्य अनुच्छेद में मूल्य संविधान को के दर्शन में मेल खाते हैं या संशोधन मूल्य को खिलाफ है। तो अब चलिए हम आंसर देखते हैं कि इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संवैधानिक मूल्य के खिलाफ है। संविधान में स्त्री पुरुष को समानता है का अधिकार प्राप्त है, मतलब इक्वलिटी के समान अधिकार प्राप्त है। स्त्री हर कार्य के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, बाहर हो, घर हो, वो पुरुषों के समान है, यानी कि स्त्रियों को कम अधिकार दिया गया है और पुरुषों के ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारे संविधान में सबको इक्वल दिया गया है, सम्मान दिया गया व्यवहार। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनमें से सहमत हैं? अपने कारण भी बताइए। पहला है संविधान के नियमों के से किसी भी अन्य कानून के बराबर है। ख है संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का गठन किस तरह होगा। और ग है कि नागरिकों के अधिकार और सरकार का सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है। और ग है कि संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्य में से कुछ लेना देना नहीं है। अब हम इनका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, इस कथन से सहमत नहीं है कि संविधान के नियमों के अन्य कानूनों में बहुत अधिक है। अन्य कानूनों को संसद साधारण बहुमत से परिवर्तित कर सकती है, जबकि संविधान के नियमों को बदलने के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है। इन नियमों को परिवर्तन करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अब ख देखिए कि इस कथन से सहमत है, शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन से संबंधित नियमों का संविधान में वर्णित है। अब घ देखिए इस कथन से सहमत है कि संविधान में तीसरे भाग नागरिकों का मूल अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुसार ही सरकारें काम कर सकती है। अब घ इस कथन से सहमत नहीं है कि संविधान के प्रस्तावना में ही मूल्यों का वर्णन किया गया है। इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, व्यक्तियों के सौर राष्ट्र की एकता, अखंडता आदि के मूल्य पर जोर दिया गया है। तो इस तरह से बच्चों हमारा यह अभ्यास के प्रश्न था, ये खत्म हुआ। अब कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए बच्चों हम देखते हैं और कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा ताकि आप बाद में परीक्षा के टाइम इसे पढ़ सकें। तो बच्चों चलिए अब इससे पहले मैं शुरू करती हूँ। संविधान किसे कहते हैं? एक ऐसी सभी बुनियादी नियमों एवं कानूनों की किताब है जिसके द्वारा किसी देश की सरकार को चलाई जा सकती है। संविधान कहलाता है, इसका पालन सरकार और नागरिक को दोनों को करना होता है। अगला, रंगभेद की नीति से आप क्या समझते हैं? रंगभेद की नीति नस्ल भेदभाव पर आधारित है। उस व्यवस्था को कहते हैं जो विशेष तौर पर दक्षिण अफ्रीका के 1948 से 1994 के बीच में चलाई गई थी। अब अगला प्रश्न हमारा, ये देखिए प्रश्न था, संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है उसे संविधान संशोधन कहा जाता है। पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य है? तो पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता के विचारधारा क्या, इसके अंतर्गत धर्म या पंथ के आधार पर कोई राज्य किसी भी अपने नागरिकों को विशेष अधिकार नहीं देता। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय संविधान के वह सिद्धांत जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं राज्य नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, संविधान सभा क्या है?
जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है संविधान सभा कहलाती है। संविधान की प्रस्तावना और उद्देश्य के पास क्या समझते हैं, मतलब उद्देश्य से प्रस्तावना या उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। संविधान के शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है जिसमें संविधान के उद्देश्य लिखे होते हैं। इसे ही संविधान का प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला देखिए, संविधान निर्माण में कितने दिन लगे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान लिखने वाले सभा के सदस्य कितने थे, तो 299 थे। अगला देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और भारतीय संविधान सभा को मिनी भारत या लघु भारत क्यों कहा जाता है। भारतीय संविधान को भारत के सभी धर्मों तथा सभी समाज के लोगों के प्रति नेतृत्व दिया गया है। यही कारण है कि संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है। लघु मतलब छोटा। अगला प्रश्न देखिए, हम जब चाहें अपने संविधान को बदल सकते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो संविधान संशोधन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ किसी भी धर्म, पंथ, जाति या जन समूहों की कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। पहला है, सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय पंथ बदलकर दूसरे पंथ में जा सकता है। थर्ड है, कोई भी पंथ अपना धर्म स्थल, पूजा स्थल स्वतंत्र रूप से बना सकता है और उसे किसी भी तरह का उपासना करने की स्वतंत्रता है। सरकारी नौकरी योग्यता के अनुसार दी जाती है, उसमें धर्म या पंथ का कोई भेदभाव नहीं है। इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर ख़त्म हुआ। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। अपने दोस्तों में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर के किस टॉपिक के और अदर भी सब्जेक्ट के यदि आप चाहते हैं कमेंट करिएगा, तो मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे।